हेलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के अंदर ये सीखा था कि जो हमारी क्वांटम नंबर्स होती हैं, सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं, और उसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन के बारे में सारी बात करते थे। जैसे ये आपका न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, वो कहता था रिवॉल्व जो है करते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसने कई सारी चीज़ें बताई इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन के बारे में। चार क्वांटम नंबर्स होती हैं, 4 नंबर्स का जो सेट था, एन था, एल था, एम था और एस था। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी, ये आपको ये बताती थी कि आप न्यूक्लियस से कितनी ज़्यादा दूर जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो। एल उसके शेप के बारे में बताती थी कि वो जो जिस सेल पर एनर्जी लेवल है उसका, जो इन्हें हम एनर्जी लेवल बोलते थे, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड था, ये आपका थर्ड था। इस तरह से कई सारे एनर्जी लेवल्स थे, और उन एनर्जी लेवल्स में सब लेवल हुआ करते थे। जैसे ये एनर्जी एक लेवल है, इसमें सब लेवल हुआ करते थे, जिनको हम सब सेल बोलते हैं। वो होती हैं एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ये होती हैं। अब एस, पी, डी और एफ, ये चार जो आपकी सब सेल हैं, ये एल बराबर जो है, इनके लिए एल की वैल्यूज़ कितनी होंगी? एस के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और पी के लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 1, डी के लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 2, और एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ये बातें भी मैंने आपको वहाँ बताई थी। इसके बाद जो है एम क्या चीज़ होती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये आपको ये बताता है कि ओरिएंटेशन क्या है, मतलब डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन की। जैसे एस वाला ऑर्बिटल है तो इसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं आएगी, ये यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा, चारों तरफ आपको जो है एक जैसा ही दिखाई देता है, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं आती। लेकिन अगर आप पी की बात करेंगे तो पी में 3 बातें आई थी। एक आया था आपका पी एक्स, एक आया था आपका पी वाई, वो ऐसा होता था, ये पी वाई हो गया, और एक होता था आपका पी जेड, इसके अलॉन्ग होता था। ठीक है, ये आपका हो गया पी वाई, और ये हो गया आपका जा करके पी जेड, ये इस तरह का होता था। क्लियर है? ये सारी बातें जो है हमने करी थी। तो एम की वैल्यूज़ जो होती हैं गिवन एल के लिए -L से +L तक होती हैं। जैसे एल बराबर 2 बोल दिया मैंने कह दिया जी एल बराबर 2 है, तो एम की वैल्यूज़ बताओ। तो एम कितना पॉसिबल होगा? -2, -1, 0, 1 और 2, ये हो जाएगा। क्लियर है? और जो एस होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर होता था। हर एक एम के लिए 2 वैल्यूज़ ऑफ एस हो सकती हैं। तो इसके लिए एस की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक तो +12 और दूसरा कितना? -12। वही बात इसके लिए, वही बात इसके लिए, वही बात इसके लिए और वही बात इसके लिए, सभी के लिए 2-2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। गॉट द आइडिया? तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि जो आपका pz है, pz के लिए बेटा m की जो वैल्यू होती है आपको याद रखना है 0 होती है। px और py, px के लिए m की वैल्यू कितनी होती है? 1, और py के लिए m की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद d जो ऑर्बिटल होता है आपका, d सबसेल होता है, उसमें 5 ऑर्बिटल होती हैं। एक होती है बेटा d z², एक होती है d xz, एक होती है d yz, एक होती है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और एक होती है डी एक्स वाई, ये होती हैं। अब इनके लिए m की वैल्यूज़ हमें लिखनी पड़ेंगी, या आपको याद रखनी पड़ेंगी। इनके लिए m की वैल्यूज़ क्या होती हैं अभी बता देता हूँ बेटा आपको। ये जो डी जेड स्क्वायर है इसके लिए m की वैल्यू होती है 0, याद रखना है। डी जेड स्क्वायर के लिए m की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और आपका जो डी एक्स जेड है इसके लिए m आपका 1 होता है, और डी वाई जेड के लिए m होता है आपका जा करके -1, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए m होता है बेटा +2, और इसके लिए कितना होता है? -2। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम इसे और डिटेल में करेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए m की क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है। मैंने सिर्फ आपको अभी इतनी बात बताई है। ठीक है, अब डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स एक टर्म है, वो बता देता हूँ क्या है। डी जनरेट हो जाते हैं जब भी हम किसी सेल को, जो सेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल है वो डी जनरेट हो जाते हैं, मतलब अपनी जो है, जैसे डी ऑर्बिटल है इसमें सबकी एनर्जी जो आसपास नहीं होगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसके बारे में अभी और अच्छी तरह डिटेल में बात करेंगे बाद में। फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि जो पी है, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, उनके लिए एम की वैल्यूज़ बता दी। इसी तरह डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, इनके लिए मैंने एम की वैल्यूज़ आपको बता दी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे बेटा हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत पड़ी, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर आपसे कोई ये पूछे क्या ज़रूरत थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताने थी की, तो बेसिकली होता क्या है, जो स्पेक्ट्रम होता है ना आपका, स्पेक्ट्रम मैंने आपको पढ़ाया है। स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम जो होता है ऑर्डर होता है आपके एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर हो या फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए ऑर्डर में या वेवलेंथ के घटते हुए ऑर्डर में, अगर आप एक अरेंजमेंट करते हो तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम आपका बन के भी आया था, मैंने आपको दिखाए थे, कई सारे स्पेक्ट्रम दिखाए थे। लाइन स्पेक्ट्रम दिखाया था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया था, एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया था। उन स्पेक्ट्रम्स में जो लाइंस होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ गई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की ज़रूरत किस में पड़ गई? टू एक्सप्लेन लाइंस इन स्पेक्ट्रम, टू एक्सप्लेन लाइंस इन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में जो लाइंस थी उनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे n की ज़रूरत पड़ गई। तो फिर आपसे ये पूछा जाए भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर की क्या ज़रूरत पड़ी? वो आपकी इसलिए पड़ गई, जो फाइन स्ट्रक्चर होता था लाइन में, जैसे आपका स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है, इसमें डार्क लाइन तो अलग थी, कई लाइन्स ऐसी थी जो बिल्कुल फाइन थी, बिल्कुल पतली सी लाइन्स हुआ करती थी, पतली पतली लाइन्स हुआ करती थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो फाइन स्ट्रक्चर था उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की ज़रूरत पड़ी। तो फिर एम की क्या ज़रूरत पड़ी? बेटा होता क्या था, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते थे अपने एटम को कहाँ लेके गए? हम एटम को लेके गए मैग्नेटिक फील्ड में। किस में लेके गए? मैग्नेटिक फील्ड में। और वहाँ जा करके इसका स्पेक्ट्रम हमने जो है ड्रॉ किया, स्पेक्ट्रम बनाया वहाँ पर ले जा करके। तो हमें देखने को क्या मिला? वहाँ पर स्प्लिट ऑफ लाइंस आता है, स्प्लिट ऑफ लाइंस, मतलब जो स्पेक्ट्रम में लाइंस थी वो ब्रेक थी, स्प्लिट थी, स्प्लिट ऑफ लाइंस आपको देखने को मिलेगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ गई? हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ी। और स्पिन क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्या पड़ी? जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की, कौन सी प्रॉपर्टीज़? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सब्सटेंस की, जैसे कोई आपका होता है क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक है, फेरीमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए या उसके बारे में आइडिया लेने के लिए हमने स्पिन क्वांटम नंबर को जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो वजह बता दी किस वजह से हमें एन, एल, एम और एस की ज़रूरत पड़ी। तो जो स्पेक्ट्रम था उसमें जो मेन लाइंस थी उनको शो करने के लिए एन की ज़रूरत पड़ी। एल की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो उनके अंदर फाइन लाइंस थी, फाइन स्ट्रक्चर जो था आपका स्पेक्ट्रम का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एल की रिक्वायरमेंट थी। एम की रिक्वायरमेंट क्या थी? एम की रिक्वायरमेंट आई जब हम एटम को मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, वहाँ पर उसका स्पेक्ट्रम लिया तो उसमें स्प्लिट आया, टूटी हुई लाइन्स आई, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास स्मॉल एम आ गया। और एस कब जरूरत पड़ी? कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या कर लिया? उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर होगी बात? तो ये हमें क्या चीज़ें बताती हैं ये भी बता देता हूँ। एन से हमें क्या क्या पता चलता है? जो एन होता है इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है? पहली बात तो ये पता चलती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मेन सेल में कौन सी ऐसी सेल है जिसमें है वो, तो मेन सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एन हमें क्या बताता है? मेन सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेन सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर जाने पर किस सेल के अंदर है, ये पता चलता है एन से। नंबर 2, उसके जो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस के बारे में आप बता सकते हो। किसके बारे में बता सकते हो? अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, इसके बारे में आपको आइडिया कौन दे देता है? एन दे देता है। क्लियर होगी बात? इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जिससे हमें एन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें एनर्जी ऑफ द सेल का भी पता चल जाता है। एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल का पता चल जाता है क्योंकि E इज इक्वल टू होता है जाकर के -2 पाई स्क्वेयर और m e की पावर 4 और डिवाइडेड बाई कितना? n स्क्वेयर h स्क्वेयर। यहाँ से साफ पता चल रहा है n के ऊपर डिपेंड करती है एनर्जी। तो n से हमें क्या पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो उसकी एनर्जी क्या है, इसके बारे में हमें आइडिया लग जाता है। क्लियर होगी बात? और जो फोर्थ पॉइंट है इसका, जिसका हमें पता चलता है, n पता होने से हमें ये पता चल जाता है कि उस सेल में, किसी पर्टिकुलर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो वो फार्मूला होता है बेटा 2n स्क्वेयर। जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये सेल हैं, ये बहुत सारी सेल हैं। तो किसी ने ये कह दिया कि बताओ ये जो 3 नंबर वाली सेल है, सेल नंबर 3 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो फार्मूला है 2n स्क्वेयर। तो आंसर आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 × 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर हमें n की नॉलेज है, अगर हमें n पता है, तो हम वहाँ से क्या बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
तो सिर्फ n से हमें इतनी सारी बातें पता चल जाती हैं। गॉट द आइडिया। अब मैं बात करूंगा कि हमें L से क्या पता चलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे गिवन है L आपको पता है, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ सब सेल कितनी है मेन सेल में। जो आपका सेल है, सेल के अंदर नंबर ऑफ सब सेल का पता चल जाएगा, नंबर ऑफ सब सेल, इनके बारे में पता चल जाएगा। जैसे L बराबर मैंने कह दिया 2 है, L बराबर कितना है 2 है, तो आपको नंबर ऑफ सेल के बारे में पता चल जाएगा। L से आपको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ सब सेल पता चल जाएंगी, ठीक है, कि किसी सेल में कितनी सब सेल हैं इसका आइडिया लग जाएगा। L की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है इसमें कितनी सब सेल हैं, इसमें 3 सब सेल हैं आपकी, एक S हो गई, एक P हो गई और एक D हो गई। क्लियर होगी बात। इस तरह से हमें आइडिया लग जाता है नंबर ऑफ सेल का L की वैल्यू से। L बराबर 0 दे दिया तो सिर्फ एक सेल है, सब सेल है आपकी, और वो कौन सी है, S वाली है। L बराबर 1 पर 2 हो सकती हैं, एक आपकी S हो सकती है और एक आपकी P हो सकती है। तो मतलब L की वैल्यू से आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपकी गिवन सेल में कितनी सब सेल हो सकती हैं। नंबर 2, इसी L से आपको क्या पता चल सकता है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ द सब सेल पता चल सकता है। जैसे L बराबर 0 है, L बराबर 1 है, L बराबर 2 है और L बराबर आपका अगर 3 है, तो इससे आपको रिलेटिव एनर्जीज के बारे में पता चल जाता है, किसकी, सब सेल की। जैसे L बराबर 0 तो S सब सेल हो जाएगी, इससे P सब सेल हो जाएगी, इससे D हो जाएगी, इससे F हो जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी, S के पास, सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, F के पास। तो L की वैल्यू से हमें सब सेल की एनर्जी के बारे में आइडिया मिल जाता है। क्लियर। इसके बाद बेटा बारी आती है, इसमें थर्ड पॉइंट है, क्या पता चलता है मुझे L से, शेप ऑफ द ऑर्बिटल का भी पता चल जाता है। किसका, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अगर आपको L की वैल्यू पता है तो आप इससे ये बता सकते हो कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। जैसे मान लो L इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो बिना सोचे आपको याद रखना है ये S को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपकी ऑर्बिटल कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। कैसी होगी, स्फेरिकल, ये हो जाएगा। और अगर आपको L इज इक्वल टू क्या दे दिया 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये P ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सब सेल कैसी होगी, इस तरह से होगी, डम्बल हो जाएगी। तो शेप का पता चला कि नहीं चला। और अगर यहीं पर कर दे L इज इक्वल टू कितना दे दे, 2 दे दे, तो L इज इक्वल टू 2 देते ही आपकी सब सेल कैसी हो जाएगी, डबल डम्बल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, डबल डम्बल हो जाएगी। क्लियर है। तो L से हमें क्या पता चल जाता है, जो शेप है ऑर्बिटल का वो कैसा है। क्लियर होगी बात। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपको किन चीज़ों के बारे में आइडिया लगता है। किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब M आपको क्या क्या चीज़ें बताती है। देखो बेटा, इससे हमें ये पता चल जाता है कि कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है किसी भी सब सेल के अंदर। ठीक है। जैसे मान लो M इज इक्वल टू, इसने दे दिया 2 दे दिया, M इज इक्वल टू कितना दे दिया, 2 दे दिया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी सब सेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है। क्लियर है, ये पता चल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं है। M बराबर 2 दे दिया तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि कितनी आपकी जो है ऑर्बिटल है। M इज इक्वल टू 2 किसके लिए आएगा, जब L आपका कितना होगा, L आपका होगा जा करके 2, उसके लिए M इज इक्वल टू 2 आता है। ठीक है। तो इससे आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल का आइडिया लग जाएगा। L इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका जा करके D ऑर्बिटल हो गया आपका, D सब सेल। ठीक है, D सब सेल आ गया। और इस D सब सेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, इस D सब सेल में आपकी 5 ऑर्बिटल हो जाएंगी। कितनी होती हैं, 5। अभी इसको हम और डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल आप ये याद रखो कि D सब सेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं आपकी। क्लियर है, ये आइडिया लग जाता है। और इसके बाद S आपको क्या बताता है, S से आपको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अंदर, कोई भी ऑर्बिटल हो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज आपका जो है मोशन कर रहा होगा। तो S से हमें ये आइडिया लग जाता है। क्लियर है। अब इनके सिंबल आप समझ ही गए, ऑर्बिटल के सिंबल कौन कौन से होते हैं, एक N होता है, एक L होता है और एक M होता है और एक S होता है। ये ऑर्बिटल, ये आपके क्वांटम नंबर के सिंबल हैं, N, L, M और S। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ मैंने आपको जैसा है बता चुका हूँ मैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये सारी जो है आइडिया आपको लग गया ऑर्बिटल्स के बारे में, हम क्वांटम नंबर के बारे में। क्लियर है। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, आज कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे आपको बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किससे आपको क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है। ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ध्यान रखने वाली हैं, वो मैं बताता जाऊँगा आपको, वो जो है अभ्यास करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है कि हमारे पास 4f ऑर्बिटल है। कौन सी ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल है। और ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सारी क्वांटम नंबर्स बताओ। इसके लिए n की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू बताओ और s की वैल्यू बताओ। किसके लिए, 4f के लिए।
तो आपको याद क्या रखना है, ये जो 4 है ये आपका n रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो भी आपकी ऑर्बिटल दी है, जो सबसेल दिया है, उसके सामने जो लिखा हुआ है वो उसके लिए n की बात करता है। और ये f है तो l की वैल्यू कितनी होती है f के लिए, याद रखना आपको 3 होती है भाई। s के लिए l कितना होता था, 0 होता था। p के लिए l कितना होता है, 1 होता है। d के लिए l कितना होता है, 2 होता है। तो f के लिए l कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब है l आपका हो गया 3। ये आपकी नॉलेज की बात है, याद रखना आपको ये, क्लियर है। अब बात आ रही है किसकी, m की। दिए हुए l के लिए आपका l कितना आ रहा है, 3, तो m क्या क्या पॉसिबल है, m आपका -3 भी पॉसिबल है, ठीक है, -2 पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है, 0 1 2 3, m की ये सारी वैल्यूज़ जो है आपकी पॉसिबल हैं। क्लियर हो गया, m की ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अब बारी आती है s की। इस वाली के लिए s की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, या तो +½ हो जाएगी या फिर -½ हो जाएगी। यही बात इसके लिए, यही बात इसके लिए, सभी के लिए दो दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। समझ में आ गया। तो सभी के लिए m की जो s की जो वैल्यूज़ होंगी दो दो हो जाएंगी, या तो +½ या -½ क्लियर है। तो 4f के लिए n क्लियर हो गया, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका 4, l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, m इज इक्वल टू कितना आएगा -3 -2 -1 0 1 और 2, ये आता चला जाएगा। और s हर एक के लिए कितना आएगा, +-½ या तो +½ होगा या फिर आपका -½ होगा। ये दो चीज़ें इसके लिए पॉसिबल हैं। गॉट द आइडिया, समझ गए बेटा। तो 4f के लिए मैंने सारी बात आपको बता दी, क्लियर है। अब बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये कहता है कि आपको n l m की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है, l की वैल्यू बतानी है और m की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है आपका 3d x² - y², क्लियर है। तो ये मैं बता देता हूँ, साफ पता चल रहा है इसमें जो इस ऑर्बिट ये सबसेल के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये n होता है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और d कितना होता है, d के लिए l होता है आपका 2, याद रखना आपको। और m कितना होता है बेटा, m कितना होता है, दिमाग लगाओ, dx² - y² के लिए m कितना होता है, 2 होता है बेटा, ध्यान रखना है। d जो है dx² - y² के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, +2 होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो मैंने n बता दिया, l बता दिया, m बता दिया। अगला पार्ट है इसका, देखो बेटा मैं बताता हूँ, क्वेश्चन है आपका ये 4dz², क्लियर है। तो n तो डायरेक्ट हो गया कितना 4, l कितना हो गया 2 हो गया, क्लियर है। और m कितना आ जाएगा, dz² के लिए m 0 होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। मैंने शुरू में आपको बताया था, देख लो बेटा, यहाँ मैंने बताया था ना, dz² के लिए m कितना होता है 0 होता है, और dx² - y² के लिए +2 होता है। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्लियर है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब मैं थर्ड पार्ट बताता हूँ इसका क्या है। थर्ड पार्ट में बेटा 3dxy, तो ऑब्वियस सी बात है n कितना हो जाएगा 3, l कितना हो जाएगा 2, और m कितना होता है dxy के लिए, ये मेमोरी की बात है आपकी, ये आपकी मेमोरी की बात है, ये होता है बेटा -2, याद रखना आपको। m कितना होता है इसके लिए, -2 होता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ पार्ट इसका बताता हूँ, यह 4dxz, तो n कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, l कितना हो जाएगा 2, और m कितना हो जाएगा dxz के लिए m, dxz के लिए m कितना हो जाएगा +½ याद रखना है आपको, क्लियर है। अब देखो बेटा एक पार्ट और है इसका, मैं बताता हूँ, ये आपका 2pz, तो n कितना हो गया बेटा 2 हो गया, l कितना हो गया 1 हो गया, याद रखना मेमोरी की बात है। p के लिए l 1 होता है, ठीक है, p के लिए l कितना होता है 1 होता है, और pz के लिए m कितना होता है, pz के लिए m होता है 0, कितना होता है बेटा 0 होता है, याद रखना है, क्लियर है। अब लास्ट बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और रहता है इसका, ये देख लो 6th पार्ट इसका, ये कहता है 3px, इसके लिए n कितना हो गया 3 हो गया, l कितना हो गया 1 हो गया, और बेटा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, याद रखनी है कि px के लिए m कितना होता है 1, pz के लिए m कितना होता है 0, और py के लिए कितना होता था -1। मेमोरी की बात है, याद होगा तो कर पाओगे, क्लियर है। अब बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, n की वैल्यू मैंने दे दी है 2, l की वैल्यू मैंने दे दी है 1, तो अब ये कह रहा है यूजिंग SPDF नोटेशन। अब आपको इनके विद द फॉलोइंग ऑर्बिटल जो है आपको इनके नोटेशन बताने हैं। तो n इज इक्वल टू 2 से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ तो 2 आ जाएगा, और l इज इक्वल टू 1 किसको शो करता है, p को शो करता है, तो ये आपका 2p आ जाएगा। 2p ऑर्बिटल का ये जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
सेकंड पार्ट बताता हूँ इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो बेटा क्या है, n की वैल्यू है आपके लिए 4, n कितना है 4 है, और l जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, तो ये किसको शो करेगा 4, l0 किसके लिए होता है s के लिए, तो 4s ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा इसका क्या है, मैं बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये देता है n इज इक्वल टू कितना 5 और l इज इक्वल टू 3, तो n 5 है, l3 किसके लिए होता है बेटा, l3 होता है f के लिए, तो 5f को ये रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो इसी का, n इज इक्वल टू 3 दे रहा है और l इज इक्वल टू 2 दे रहा है, तो 3 l इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है, तो 3d सबसेल को ये शो कर रहा है। गॉट द आइडिया, इस तरह से आ जाएगा आपका 3d सबसेल आएगी आपकी, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसी में क्या कहना चाहता है ये। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है कि आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, आपको दे रहा है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू +½ दे रहा है। तो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि क्या ये क्वांटम नंबर परमिटेड है या नहीं है। तो पहले इसको बना के देख लेते हैं। ये आ गया 2 और l इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है। l इज इक्वल टू 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, d को रिप्रेजेंट करता है। और आप अच्छी तरह जानते हो 2d नाम की ऑर्बिटल नहीं होती है, 2d ऑर्बिटल नहीं होती, समझ में आया। तो ये आपकी परमिटेड नहीं है, ये आपकी परमिटेड नहीं है, 2d ऑर्बिटल नहीं मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसी का सेकंड पार्ट बताता हूँ। यह है n इज इक्वल टू आपका 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू कितना है, ये आ गया आपका s इज इक्वल टू -½ तो ये क्या करेगा, ये आप जरा बना के देखो। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया p, ठीक है। और m-1 किसके लिए होता है, m की वैल्यू -1 होती है बेटा py के लिए, तो ये py हो गया, क्लियर है। और s इसका -½ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये परमिसिबल है, ये आपका हो सकता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है। थर्ड पार्ट देखो बेटा इसका, थर्ड पार्ट दे रहा है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 ले लो, m इज इक्वल टू 0 ले लो और s इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। s इज इक्वल टू 0 ले लो। अब जरा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, एक चीज़ देखो, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 मतलब s हो गया, ठीक है। l इज इक्वल टू 0 क्या हो गया आपका, s हो गया। अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर ही 0 दे दिया, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसका मीनिंग क्या है, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख रहे हो, समझ गए कि नहीं। तो ये परमिसिबल नहीं है, ये आपका परमिसिबल नहीं है, ये नहीं लिखेंगे हम, इस तरह की चीज़ गलत है। लास्ट देखो बेटा इसी का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू आपका 2 दे रहा है और s इज इक्वल टू कितना दे रहा है, +½ दे रहा है। तो ये भी परमिसिबल नहीं है बेटा, ये भी परमिसिबल नहीं है। रीज़न बता देता हूँ, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 का मतलब p और m इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, क्योंकि गिवन l के लिए m की वैल्यू कितनी हो सकती है, -1, 0 और 1, जबकि यहाँ पर m दे कितना रहा है, 2 दे रहा है, तो ये परमिसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। गॉट द आइडिया, ये गलत है, तो ये आपका परमिसिबल नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें ये बताना है कि कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल और कौन सी नहीं है। 1p पॉसिबल है, चेक करो, 2s पॉसिबल है, 3f पॉसिबल है और ये आपका 4d पॉसिबल है या नहीं है। देखो बेटा 1p का मतलब n कितना हो गया, 1 हो गया, l कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है आपकी, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो n बराबर 1 होता है उसमें सिर्फ एक सबसेल होती है, वो s वाली होती है, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। 2s पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 2s आपका होता है। 3f पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 और f इज इक्वल टू l कितना आएगा, f के लिए 3 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। n इज इक्वल टू 3 के लिए l इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये आपका परमिसिबल नहीं है, ये आपका परमिसिबल नहीं है बेटा, ये नहीं ले सकते, ठीक है, ये नहीं आएगा आपका। अब 4d के लिए n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 और l इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, ठीक है, ये आपका परमिसिबल है, ये परमिसिबल है, क्लियर है। तो ये परमिसिबल नहीं था, ये आपका परमिसिबल नहीं था, ये परमिसिबल था, और ये दो परमिसिबल हैं, ये वाला और ये वाला परमिसिबल है, बाकी दो परमिसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं n इज इक्वल टू दे दूं आपको 3 दे दूं, तो l और m की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ये पूछ रहा है। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए l आपका 0 भी पॉसिबल है,
3s पॉसिबल है कि नहीं। इसके बाद ये आपका p भी पॉसिबल है, आपका ये d पॉसिबल नहीं है, 3d पॉसिबल है, सॉरी 3d पॉसिबल है, ठीक है, 3d भी पॉसिबल है, और मतलब थर्ड सेल में d ऑर्बिटल आ जाता है आपका, ठीक है। तो s पॉसिबल है, p पॉसिबल है और d पॉसिबल है, तीनों ही पॉसिबल है। तो l क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। n इज इक्वल टू 3 के लिए l आपका 0 1 2 हो सकता है। अब m क्या क्या हो सकता है, अब देखो बेटा m बताता हूँ आपका। l इज इक्वल टू 0 के लिए m इज इक्वल टू आपका कितना होता है, 0 होता है। l इज इक्वल टू 1 के लिए m इज इक्वल टू आपका क्या क्या पॉसिबल है, -1 0 और 1 पॉसिबल है। l इज इक्वल टू 2 के लिए m आपका क्या क्या पॉसिबल है, -2 -1 0 और 1 और 2। याद रखना गिवन n के लिए, गिवन n के लिए l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। गिवन n के लिए आपकी l की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं इज इक्वल टू n-1, ये वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया n इज इक्वल टू 1 दे दिया, तो जब मैं n इज इक्वल टू 1 दूंगा तो l मेरा कितना आएगा, 0। अब अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 दे दिया तो l क्या क्या हो सकता है, l हो सकता है बेटा 2 -1 दैट इज 1, 2 - 2 दैट इज 0। तो दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी l की, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसी तरह से अगर n इज इक्वल टू मैं 3 लिख दूंगा तो l मेरा क्या क्या पॉसिबल है, l मेरा पॉसिबल है बेटा जा करके n-1 मतलब 3 - 1 मतलब कितना हो गया 2, n-2 भी पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, n-2, तो ये हो जाएगा, सॉरी n-2 नहीं मतलब 3 - 2 मतलब l1 भी पॉसिबल है, और 3 - 3 मतलब ये l0 भी पॉसिबल है। तो ये आपकी s ऑर्बिटल भी हो सकती है, p भी हो सकती है और d भी हो सकती है, तीनों ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है, ये क्लियर होगी बात। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। ये कह रहा है, ये बताओ, एक अगला क्वेश्चन है, ये कहता है आपको ये बताना है कि n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू आपके पास 2 है। तो कह रहा है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर प्रेजेंट इन सबसेल। तो आपकी सबसेल में कितनी जो है ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3 ये हो गया, l इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, s p d में l इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है, तो ये आपका 3d हो गया। अब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। तो आपको पता है डी और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं, कौन कौन सी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और कौन सी, डी जेड स्क्वेयर। ये आपकी 5 ऑर्बिटल होती हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, क्लियर है। अब एक अगला क्वेश्चन इसी में है, यही बात पूछ रहा है इसमें, लेकिन उसने n की वैल्यू चेंज कर दी है, n इज इक्वल टू 4 दे दिया है और l इज इक्वल टू 2 दे दिया है। तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 किसके लिए, d के लिए। तो दोबारा वही बात हो जाएगी आपकी, 5 ऑर्बिटल पॉसिबल हो जाएंगी, 4d आ गया ना, तो 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है। अगला इसका पार्ट देखो बेटा क्या कहता है, n इज इक्वल टू 5 दे रहा है और l इज इक्वल टू 2 दे रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा 5d हो जाएगा। तो इसमें भी आपकी कितनी ऑर्बिटल पॉसिबल है, इसमें आपकी 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हाउ मैनी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n l एंड m फॉर 2p ऑर्बिटल। n बताना है, l बताना है, m बताना है, किसके लिए, 2p ऑर्बिटल के लिए, ठीक है बेटा, 2p ऑर्बिटल्स के लिए, 2p ऑर्बिटल्स की बात बोल रहा है, ऑर्बिटल्स। देखो कैसे आएगा, ये तो हो गया आपका n, ये जो आगे लिखा है p ऑर्बिटल के आगे जो कुछ लिखा है n हो गया, और p लिखा है तो l की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई, क्लियर होगी बात, n 2 हो गया, p आपका 1 हो गया। अब 2p ऑर्बिटल्स बोला है तो आपके लिए क्या क्या पॉसिबल है, तो बेटा जो m है, m की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, l इज इक्वल टू 1 के लिए -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। गिवन l के लिए, गिवन l फॉर ए गिवन l, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्या होती हैं, -l से लेकर के +l तक होती हैं, -l से +l, ठीक है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, l जब -1 है, वो 1 है, तो क्या आएगा, -1 0 और 1, 0 इंक्लूड होता है। l अगर मैं क्या दे दूं, 2 दे दूं, तो m क्या क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 और 2। l अगर 3 दे दूं तो m क्या क्या हो सकता है, -l से +l, तो -3 -2 -1
जीरो इंक्लूड होता है 1, 2 और 3। इसका मतलब है गिवन एल के लिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम क्या होती हैं, -l से लेकर के +l तक हो जाती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल दे दी है। गॉट द आइडिया? थैंक यू।